अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 3। और हमने लास्ट टाइम जो कंटिन्यू किया था दैट वाज हमने 3 टाइप्स ऑफ डेटाबेस इन ऑर्गेनाइजेशंस कवर किए थे। दैट वाज हिरारिकल, देन नेटवर्क एंड लास्ट वन वाज रिलेशनल। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम से। ठीक है, आप लोगों ने सबने फ्लो चार्ट का नाम सुना हुआ है। यू आर फेमिलियर विद द वर्ड फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट से बेसिकली हम डिफरेंट डिपार्टमेंट्स एंड डिफरेंट पोजीशंस के बीच में रिलेशनशिप डिस्प्ले करते हैं। फॉर एग्जांपल हियर, यहाँ पर देखें कि कुछ एम्प्लॉयज़ हैं, एम्प्लॉय के नेम हैं और किस डिपार्टमेंट में, अकाउंटिंग डिपार्टमेंट में ये 3 एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं। ठीक है, अब अकाउंटिंग डिपार्टमेंट जो है वो मैनेज्ड बाय सीईओ है। ठीक है, सीईओ मैनेजेस अकाउंटिंग डिपार्टमेंट। तो ये रिलेशनशिप है। अगर आप देखें ये ट्रायंगल जो है, ये जो स्टार है, ये बेसिकली रिलेशनशिप्स को डिफाइन कर रहा है बिटवीन टू एंटिटीज। एंटिटीज आपको रेक्टेंगल में नजर आ रहे हैं और देर आर 2 टाइप्स ऑफ डिफरेंट एंटिटीज। वन जो है वो डिपार्टमेंट की एंटिटी है और दूसरा जो है वो एम्प्लॉयज की एंटिटी है। ठीक है, फिर इसी तरह से इसके सर्कुलर होते हैं, एक सर्कल सा शेप होता है जो कि स्टार्ट एंड एंड होता है। ये फ्लो चार्ट का बेसिकली आप लोगों के पास अगर 9th मैट्रिक वगैरह के अंदर फ्लो चार्ट कंप्यूटर साइंसेज होंगे तो वहां पर आप लोगों ने कुछ फ्लो चार्ट के अंदर ये चीजें पढ़ी होंगी। एंटिटी डायग्राम बेसिकली क्यों होता है? ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के वर्क फ्लो को अ, बहुत आसान से एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, पहले हम ये कहा करते थे इसको ऑर्गेनोग्राम कहा जाता था। और ये आज से तकरीबन 7 साल पहले या 5 साल पहले तक भी ऑर्गेनाइजेशंस के वेबसाइट के ऊपर डिस्प्ले पे होता था कि हमारे पास किस पोजीशन पे कितने डिपार्टमेंट, किस डिपार्टमेंट पे कितने एम्प्लॉयज हैं और कौन से एम्प्लॉय ने किस पोजीशन को हैंडल कर रहा है। ठीक है, तो ऑर्गेनोग्राम इसको हम कहा करते थे। बट देन जिस तरह से कंप्यूटर की एवोल्यूशन हुई है एंड कंपैरेटिव एज आ गया है, राइवलरीज हो गई हैं कंपैरेटर्स के बीच में, तो ये ऑर्गेनोग्राम जो है वो अब हम डिस्प्ले पे ऑर्गेनाइजेशंस के, यूजुअली ऑर्गेनाइजेशंस प्रेफर नहीं करती हैं कि हम अपने यानी इसको पब्लिक प्लेस के ऊपर, वेबसाइट के ऊपर पोस्ट करें, क्योंकि द कंपैरेटर्स और इंट्रूडर्स कैन हैव एक्सेस टू द इंफॉर्मेशन। ठीक है जी, आगे बात करते हैं। देन हमारे पास हमने वन टू मैनी का एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था रिलेशनल के अंदर, और जो हमने टाइप्स ऑफ डेटाबेस पढ़े थे। ठीक है, नाउ इफ यू सी के एक स्टूडेंट है, ठीक है, और इज एम्प्लॉयड बाय एन एम्प्लॉयर, यानी वन वन स्टूडेंट इज एम्प्लॉयड बाय एन एम्प्लॉयर। यहाँ पर जो डॉट है ये बेसिकली डॉट, इसको हम डॉट बोलते हैं या ब्लॉब बोलते हैं, और ये क्या होता है, ये एक्स्ट्रा मीनिंग के लिए लगाया जाता है। ठीक है, यहाँ पर हम कहते हैं ऑल्दो देर आर सेवरल कन्वेंशंस अ डॉट और बॉल्ब इज ऑफन यूज्ड। और यहाँ पर ये क्या होता है, डॉट एंड बॉब के बारे में अगर हम बात करते हैं तो ये यूजिंग स्टूडेंट एम्प्लॉयर रिलेशनशिप, इट इज easy to understand that user might want to include employer in several students while ensuring that for purpose of data integrity। यहाँ पर बेसिकली इसको एक स्पेसिफिक मीनिंग जब दिया जाता है, दिस डॉट या बॉल ब्लॉब, this is a dot or blob is known as for adding some kind of extra meaning to the entity। दो एंटिटीज हैं, स्टूडेंट भी एक एंटिटी है और एम्प्लॉयर भी एक एंटिटी है, और डॉट या ब्लॉब जो है वो एक्स्ट्रा मीनिंग शो कर रहा है टू द एंटिटी। यहाँ पर डॉट या ब्लॉब जो है दैट इज विद द स्टूडेंट्स एंटिटी, तो यहाँ पर वो उस एंटिटी को डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा है कुछ एक्स्ट्रा चीज को, कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट, कोई एक्स्ट्रा ट्रेट, कुड बी स्पेसिफिक स्टूडेंट। ठीक है जी, नेक्स्ट पे अगर हम जाते हैं तो हमने क्या किया है, नाउ देखिए यहाँ पर जो फर्स्ट वाली लाइन थी दैट वाज 1 to 1, then this is second line is also 1 to 1 but some with some specification, with some extra element, extra trait। ठीक है, now this is many to one, there are many students employed by an employer। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एक एम्प्लॉयर है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, उस ऑर्गेनाइजेशन में वो फ्रेश बहुत सारे स्टूडेंट्स को हायर कर सकता है। ठीक है, सो देर आर मेनी स्टूडेंट्स, दिस इज मेनी टू वन।
यहाँ पर ये जो एग्जाम्पल है आपके पास, दिस इज रिफ्लेक्टिंग मेनी टू वन, देर आर मेनी स्टूडेंट्स आर एम्प्लॉयड बाय वन एम्प्लॉयर। ठीक है जी। नेक्स्ट पिक्चर के ऊपर जाते हैं। नाउ देर आर मेनी स्टूडेंट्स एम्प्लॉयड बाय वन एम्प्लॉयर, देन there are students with specific demonstration or trait enrolled in many courses, many course module। ठीक है, दिस इज ऑल्सो अगेन, हम अगर बात करते हैं मेनी टू वन बिटवीन स्टूडेंट एंड एम्प्लॉयर, देन स्टूडेंट इज सिंगल एंड कोर्स मॉड्यूल्स आर मेनी, तो वन टू मेनी। देन यहाँ पर अगर हम देखेंगे स्टूडेंट्स, मेनी स्टूडेंट्स आर टेकिंग वन लेक्चर, आर enrolled in one lecturer's course, and then अगर लास्ट लाइन देखें, दिस इज मेनी टू मेनी, वन मेनी lecturers are teaching many courses। ठीक है, तो यहाँ पर जो हम रिलेशनशिप पढ़ रहे हैं दैट इज वन टू मेनी, वन टू वन सबसे पहले, देन वन टू मेनी, मेनी टू मेनी। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप। ठीक है, दैट इज वन टू मेनी एंड देन मेनी टू मेनी। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल द स्टूडेंट्स। देन हम बात करते हैं नॉर्मलाइजेशन की। Normalization is a process of examining and redefining the entities in terms of their attributes to avoid duplication। किसी भी एंटिटी में कोई एक एम्प्लॉय सिर्फ एक दफा एग्जिस्ट कर रहा हो, ताकि हम जब डेटाबेस के अंदर इंफॉर्मेशन को स्टोर करें तो डुप्लीकेशन ऑफ डाटा ना हो, रिडंडेंसी ऑफ डाटा ना हो, जिसकी वजह से कोई मिसमैनेजमेंट या एरर ना आए। ठीक है, और हमारे पास बिला वजह में स्टोरेज कैपेसिटी जो है वो वेस्ट ना हो फॉर द बिकॉज ऑफ द डुप्लीकेशन ऑफ द डाटा, बिकॉज ऑफ द डुप्लीकेशन ऑफ द डाटा। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, दी नॉर्मलाइज एंटिटी डिस्क्रिप्शन आर देन इंक्लूडेड along with the ERD and the statement of relationships providing a complete ERM, enterprise resource management। This presents a model of new system in logical form। जैसे अगर हमने ERD की एग्जाम्पल अभी ऊपर देखी थी, तो यहाँ पर डुप्लीकेशन ऑफ एम्प्लॉयज नहीं हो सकता, डुप्लीकेशन ऑफ वर्क भी नहीं हो सकता, तो डेटाबेस विल बी विदाउट एनी एरर इन अ सिस्टमैटिक वे। ठीक है जी। अब अगर हम आगे बढ़ते हैं और हमारे पास नेक्स्ट हेडिंग है डेटा एज अ रिसोर्स। यस, डेटा इन फैक्ट इज रिसोर्स फॉर द ऑर्गेनाइजेशंस। तो डेटाबेस के अंदर हम कोशिश ये करते हैं कि उसके अंदर कोई भी एरर ना हो और हम मैक्सिमम तौर पे डेटाबेस का एडवांटेजेस उठा सके। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर अपना डेटाबेस मैनेज कर रही है तो वो मैक्सिमम तौर पे उसकी स्ट्रेंथ्स को अवेल कर सके, उससे वो अपनी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर सके। सो नाउ व्हाट आर एक्चुअली द एडवांटेजेस और स्ट्रेंथ्स ऑफ अ डेटाबेस? सबसे पहली बात, रिडंडेंसी, डुप्लीकेशन जो है वो रिड्यूस हो जाता है। तो हमारा जो डाटा है वो बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड वे में विदाउट एनी डुप्लीकेशन, क्योंकि डुप्लीकेट होता है ना तो वो ज़्यादा कैपेसिटी, ज़्यादा स्पेस लेने लगता है। अब अगर आप अपने मोबाइल में भी देखें तो एक पिक्चर अगर डुप्लीकेट पोजीशंस पे है तो वही एक पिक्चर जो है वो काफ़ी जगहों पे आपके स्पेस कैप्चर कर रही है। तो बेहतर तरीकेकार ये होता है कि वो आप फाइल अगर कोई डुप्लीकेट है या कोई पिक्चर डुप्लीकेटेड है तो आप उसको एक जगह पर रखें, ताकि वो कम से कम कैपेसिटी ले और एरर के चांसेस कम हो। ठीक है, एक जगह पर है तो आपने उसी को अपडेट किया है, 10 जगह पे अपडेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। देन अगर हम बात करते हैं इम्प्रूव डाटा इंटीग्रिटी, दैट इज वहां पर कोई चांसेस ऑफ मिस्टेक, एरर या इनकंसिस्टेंसी ना हो। ठीक है, मल्टीपल फाइल्स जब होती है इंस्टेड ऑफ वन फाइल तो चांसेस ऑफ मिस्टेक्स हो जाते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि हम मल्टीपल डाटा रखते ही नहीं है, हम तो एक जगह डाटा रख रहे हैं, एक डाटा एक जगह मौजूद है, तो उसके अंदर चांसेस ऑफ इनकंसिस्टेंसी बिल्कुल भी नहीं होते। शेयर डाटा, लोगों से फाइल शेयर करना। अब हमने डेटाबेस बना लिया है, फॉर एग्जांपल आईसीएमए का डेटाबेस है, एक डेटाबेस का एक एक्सेस स्टूडेंट्स के लिए है, आपका पोर्टल, आपको उसके अंदर लॉगिन आईडी पासवर्ड के थ्रू आपको अपना डाटा जो आपको एक्सेस करना है वो नज़र आ रहा होगा, आपको कोर्स मटेरियल नज़र आ रहा होगा, आपको ऑनलाइन लेक्चर्स नज़र आ रहे होंगे। ठीक है, एक एक्सेस जो है वो मैनेजमेंट के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के पास है, अकाउंटेंट के पास डिफरेंट आ रहा होगा कि आपसे आपके फीस रिलेटेड मैटर्स आ रहे होंगे, एकेडमिक के पास जो है वो एक अलग चीज आ रही होगी, आपके कोर्सेज की इंफॉर्मेशन आ रही होगी, देन फैकल्टी के पास भी एक इंफॉर्मेशन आ रही होगी, मेरी क्लास के अंदर, मेरे किस कोर्स के अंदर कौन सा बच्चा इनरोल्ड है। ठीक है, उसकी कितनी अटेंडेंस है। तो हर अगर देखें कि शेयरिंग ऑफ फाइल एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर एक ही डेटाबेस को यूज करते हुए हम किस तरह से इंफॉर्मेशन को शेयर कर रहे हैं, तो हमारा वर्क फ्लो जो है वो पेपरलेस हो जाता है और बड़ा स्मूथ हो जाता है।
ऐड, चेंज, डिलीट, अपडेट, ये सारे ऑप्शंस हमारे पास डेटाबेस के अंदर मौजूद होते हैं। आप लोग जाते हैं अपना सेक्शन चेंज करवाते हैं, आप डीएलपी पे करवाते हैं अपने कोर्स को कोचिंग से, डीएलपी से कोचिंग में आते हैं, तो ये सारी चीजें क्या हैं, आपको फैसिलिटेट करने के लिए हैं, इनकी सबकी एंट्री जो है वो डेटाबेस के अंदर हो रही है। ठीक है। और डेटाबेस को डेवलप करने के लिए बेसिकली थिंग्स, द टाइम ऑफ डेवलपमेंट, डेवलपिंग एनी डेटाबेस हैज श्रंक, रिड्यूस हो चुका है, काफ़ी फास्टन अप हो चुका है। अब बहुत आसानी के साथ आप डेटाबेस क्रिएट कर रहे होते हैं, चाहे वो ने आपने एक्सेल के ऊपर डेटाबेस बनाया हुआ है, आपने ओरेकल को यूज़ करते हुए एसक्यूएल की लैंग्वेज के ऊपर डेटाबेस बनाया हुआ है, आपने जिस भी प्लेटफॉर्म के ऊपर डेटाबेस बनाया हुआ है, सो उसको बनाना जो है वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं है। और आप बहुत सिस्टमैटिक तरीके से अपनी इंफॉर्मेशन को बहुत अच्छे प्रेजेंटेबल फॉर्म के अंदर बहुत सारे सिंप्लीफाइड तरीके से, बेहतरीन टैब, बेहतरीन इजी यूजर फ्रेंडली प्रेजेंटेशन रिप्रेजेंटेशन के साथ जो है वो अपने डाटा को डेवलप कर सकते हैं। और क्योंकि आपने बड़ा सिंपल रखा हुआ होगा, फूड पांडा हो गया या फोन मोबाइल ऐप हो गया, कोई भी ऐप आप देख लें, तो आप ये देखें कि वो कितना इजी होता है। दैट इज, वहां पर आप एक बटन पिक कर रहे क्लिक कर रहे होते हैं और आपके पास सारी रिपोर्टिंग आ रही होती है। ठीक है, जिसकी वजह से अगर एक नॉन टेक्निकल बंदा भी है वो भी यूज कर सकता है। अगर हम बात करते हैं कि एक ऐसा इंसान जिसके पास आईटी की कोई नॉलेज नहीं है, वो भी ऑनलाइन पोर्टल जितना सिंपल होगा वो शॉपिंग कर सकता है ऑनलाइन। ठीक है, वो अपना मोबाइल ऐप यूज करते हुए अपने मोबाइल से ट्रांजैक्शंस कर सकता है, बिकॉज इट इज़ वेरी इजी। जो यूज़र फ्रेंडली जो है वो हमने एप्स बनाई हुई हैं, सो दैट हमारे जो भी यूजर्स हैं, जो भी कस्टमर्स हैं, वो इजीली उसे विदाउट एनी एरर इस्तेमाल कर सकें। ठीक है जी। तो दीज वर दी एडवांटेजेस ऑफ डेटाबेस। अब जाहिर सी बात है, अगर किसी चीज़ के एडवांटेजेस होते हैं तो उस चीज़ के डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। अब डेटाबेस के अंदर जो है कुछ डिसएडवांटेजेस जो हैं वो ये हैं कि जब बहुत लार्ज डेटाबेस होता है, बड़ा कॉम्प्लेक्स उसके अंदर फाइल सेविंग होती हैं, तो वहाँ पर जो है डेटाबेस कुछ इस्तेमाल करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो हमको अपने एम्प्लॉयज़ को उसको यूज़ करने के लिए ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी होती है। ठीक है, अगर हमारा एक डेटाबेस है जो कि बहुत लार्ज है, बहुत कॉम्प्लेक्स है, तो हमारा एक नॉर्मल एम्प्लॉय विदाउट प्रॉपर ट्रेनिंग उस डेटाबेस को इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो हमको उसके ऊपर उसको अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेन करना पड़ता है। ठीक है जी। ओके, देन हम बात करते हैं, larger databases also require more memory storage and processing power than file processing system। अब अगर एक डेटाबेस है, जितना वो बड़ा डेटाबेस होगा उसको उतनी कैपेसिटी, मेमोरी, स्टोरेज स्पेस चाहिए होगी। फॉर एग्जाम्पल, इसको इस तरह से समझ लीजिए डेटाबेस को कि एक आप रहने के लिए जगह ले रहे हैं। जितने ज्यादा मेंबर्स होंगे, जितनी फैमिली बड़ी होगी, आपको उतना स्टोरेज स्पेस चाहिए होगा, और जितना ज्यादा स्टोरेज स्पेस चाहिए होगा आपको उतना ज्यादा रेंट पे करना होगा। ठीक है। तो ये भी डिसएडवांटेज है कि वो कॉस्टली होता जाएगा, जितना स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ती चली जाएगी उतना ज्यादा रेंट बढ़ता चला जाएगा। ठीक है। अब हम बात करते हैं डेटाबेस इज मोर वल्नरेबल इन डेंजर देन डेटा इन फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम। वल्नरेबल का मतलब है कि ये इसके इजी टू प्रॉन टू थ्रेट है। इसको कोई भी जो बंदा है वो डिस्ट्रॉय कर सकता है, कोई हैकर, कोई वायरस। तो इट इज़ वल्नरेबल मीन्स इट्स वीक, इट्स नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग। तो इसको खतरा होता है। ठीक है। देन हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। टू प्रोटेक्ट देयर वैल्यूएबल डेटाबेस रिसोर्स, इंडिविजुअल्स एंड कंपनीज शुड एस्टैब्लिश एंड फॉलो सिक्योरिटी प्रोसीजर्स। तो अपने डेटाबेस को सिक्योर रखने के लिए, अपने रिसोर्सेज को, अपने फाइल्स को, अपने डॉक्यूमेंटेशन को सेफ रखने के लिए कंपनीज को, ऑर्गेनाइजेशन को कोई ना कोई सिक्योरिटी प्रोसीजर बनाना चाहिए। इसके लिए सबसे पहले अपने एम्प्लॉयज़ को, जिनको के एक्सेस दिया जाएगा, वो हम यूज़र आईडी पासवर्ड देते हैं। फिर हम तमाम तर ऑफिस के अंदर पीसीस के जो हैं वो सॉकेट्स जो हैं, जो कि आपके इनपुट आउटपुट सॉकेट्स, पेरिफेरल्स होते हैं, उनको लॉक कर देते हैं ताकि कोई भी यूएसबी इंसर्ट ना कर सके। हम एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं कि किसी भी अननोन पर्सन की कोई अटैचमेंट वाली फाइल, और इवन अगर कोई वायरस बहुत ज़्यादा रोटेट कर रहा होता है तो आईटी जो है वो एक इंटरनल ईमेल करता है कि इस तरह के अगर स्ट्रिंग की या कोड की, लैंग्वेज की
कोई फाइल आए या इस नाम की कोई फाइल आए तो उसको आप ओपन ना करें, बिकॉज इट इज कंटेनिंग सम काइंड ऑफ वायरस। तो ये ऑर्गेनाइजेशंस कुछ पैरामीटर्स जो मैंने आपको एग्जांपल के तौर पे बताए हैं, ये वो सिक्योरिटी प्रोसीजर्स हो सकते हैं जो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन फॉलो कर सकती है। देन एक और भी प्रोसीजर जो कि मेरे जहन में है, अभी हमने एक जगह इसको इम्प्लीमेंट किया है। फॉर एग्जांपल किसी यूनिवर्सिटी में हम विंडोज से ऑपरेटिंग सिस्टम से मूव कर गए हैं लिनक्स के ऊपर, बिकॉज लिनक्स के ऊपर जो है ना वो डाटा आपका जो वायरस है वो अटैक नहीं कर सकता। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द सिक्योरिटी प्रोसीजर्स जो कि ऑर्गेनाइजेशंस इम्प्लीमेंट कर सकती हैं इन ऑर्डर टू मेंटेन सिक्योरिटी लेवल ऑफ देयर डेटाबेस। अच्छा जी, ये वाली स्लाइड हम ऑलरेडी इससे प्रीवियस लेक्चर में कर चुके हैं जब हम डेटाबेस के टाइप्स करने जा रहे थे, तो ये वर्ड्स मैंने आपको करवा दिए थे, बिकॉज इनको समझे बगैर आप टाइप्स ऑफ डेटाबेस नहीं समझ सकते थे। देन हमारे पास एक अदर जो कि हेडिंग है, मेन हेडिंग, जिसको हम कहते हैं डेटा वेयरहाउस। अच्छा, डेटा वेयरहाउस इज अ प्लेस, वेयरहाउस एक ऐसा स्पेस होता है जहां पर हम अपना स्टॉक स्टोर करते हैं, जहां पर हम अपना स्टॉक स्टोर करते हैं। तो डेटा वेयरहाउस भी एक ऐसा वेयरहाउस है जहां पर डेटा स्टोर किया जा रहा है, ठीक है। तो जितने भी कस्टमर्स हैं, जितने भी एप्स हैं, जितनी भी लॉग फाइल्स हैं, वो डेटाबेस वेयरहाउस से कनेक्टेड हैं। एंड देन हम डेटा मार्ट्स, फॉर एग्जांपल इवन अगर आप देखें डिफरेंट डिपार्टमेंट्स भी जो हैं वो इसी डेटा वेयरहाउस को एक्सेस कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल सेल्स का डिपार्टमेंट जो है वो अलग इंफॉर्मेशन एक्सेस कर रहा है, फाइनेंस का डिपार्टमेंट अलग इंफॉर्मेशन एक्सेस कर रहा है, मार्केटिंग का डिपार्टमेंट अलग इंफॉर्मेशन एक्सेस कर रहा है। तो दिस वेयरहाउस इज बीइंग एक्सेस्ड बाय द कंज्यूमर्स, customers by being connecting to some kind of apps. For example, मेरा मोबाइल बैंकिंग ऐप है HBL का, तो मैं कस्टमर हूँ, मैं अपने ऐप के ऊपर कोई भी ट्रांजैक्शन कर रही हूँ, बिल पे कर रही हूँ, कुछ ट्रांजैक्शन, किसी को कुछ पैसे भेज रही हूँ, कोई शॉपिंग कर रही हूँ, फूड पांडा पे लगाया हुआ है, उबर करीम पे मैंने अपना कार्ड लगाया हुआ है, ठीक है जी, तो वो मेरा ऐप के थ्रू हो रहा है। अब जाहिर सी बात है, HBL का मैंने नाम लिया तो HBL इज ऑर्गेनाइजेशन जहां पर सेल्स की टीम भी होगी, फाइनेंस की टीम भी होगी, मार्केटिंग की टीम भी होगी। तो HBL की कोई भी प्रमोशन, अभी कोई 40% का कोई न्यू ईयर के ऊपर उन्होंने वो प्रमोशनल एक्टिविटी लगाई हुई है, ठीक है जी। तो दिस इज हाउ डेटा वेयर हाउस, मेरा बैंक का पूरा जो मेरा अकाउंट है वो डेटा वेयर हाउस के अंदर है, ठीक है। तो वेयर हाउस इज अ प्लेस जहां पर हम डेटा को मल्टीपल सोर्सेस के ऊपर यूज करने के लिए डेटा को स्टोर करते हैं। I'm reading, please be with me. Data warehouse is an enterprise system used for analysis, reporting structured and semi-structured data from, from multiple sources such as point of sale transaction, marketing automation, customer relationship. अब देखें, ये आप कस्टमर के एंड पे भी ये आपको हेल्प कर रहा है और ये आपको इंटरनल एडहॉक बेसिस के ऊपर भी हेल्प कर रहा है, इंटरनल मैटर्स यानी अपने डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के ऊपर भी आपको हेल्प कर रहा है, ठीक है। सो दिस इज व्हाट वी कॉल डेटा वेयरहाउस। देन आगे हम चलते हैं डेटा वेयरहाउस के ही अंदर। डेटा वेयरहाउसिंग and business analytics are terms used to describe the process of storing all companies' data in external or external database basis from various sources with the focus of and on analysis and generating actionable insights of different analytical tools। अब देखिए यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये इंटरनल तौर पे भी अपने डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को एक्सेस दे रहा है वेयरहाउस का, और एक्सटर्नल सोर्सेस को भी इन फॉर्म ऑफ कस्टमर्स, इन फॉर्म ऑफ एनी एंटरप्राइज, अदर कोई उनका सिस्टर कंपनी है या कोई राइवलरी कंपनी है, उनको भी एक्सेस दे रहा है अपने डाटा वेयरहाउस का, ठीक है। सो दिस इज व्हाट इज रिटन हियर। फिर हम बात करते हैं, देयर आर वेरियस कंपोनेंट्स एंड लेयर्स and business analytical architecture consists of each of the component has its own purpose। अब अगर यहाँ पर आप बीच वाले स्टोरेज के अंदर देखें तो यहाँ पर आपके पास 3 कंपोनेंट्स आपको नजर आ रहे हैं, स्टेजिंग, रिपोर्टिंग एंड मेटा डाटा, ठीक है। तो यहाँ पर वो यही बात कर रहा है कि डेटा वेयर हाउस के अंदर डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं और वो डिफरेंट कंपोनेंट्स जो हैं वो डिफरेंट किस्म की फाइल्स को इस्तेमाल या सेव करने के लिए यूज होते हैं। उनका आर्किटेक्चर, वर्किंग फॉर्मेट जो है वो डिफरेंट होता है, लेयर्स है, ठीक है। और हर लेयर की फाइल का एक्सेस डिफरेंट तरीके का होता है। अ सॉलिड बिजनेस एनालिटिकल architecture framework consists of collection of data, data integration, storage of data, data analysis, distribution of data and reaction based on insights। अब मजे की बात है, देखिए हम बात कर रहे हैं बिजनेस एनालिटिक्स आर्किटेक्चर की, जहां पर हम बिजनेस एनालिटिक्स का मतलब होता है कि यू आर इवेलुएटिंग सम काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन। तो आप सबसे पहले तो डाटा को कलेक्ट करेंगे, फिर आप डाटा को कंबाइन करेंगे, इंटीग्रेट जिसको कहते हैं, फिर आप डाटा को सेव करेंगे, स्टोर करेंगे,
फिर आप डाटा को एनालाइज करेंगे। एनालिसिस के अंदर क्या होता है कि व्हाट आर द मीनिंगफुल डाटा फॉर अस, एंड देन वी आर गोइंग टू डिस्ट्रीब्यूट द डाटा बिटवीन द टीम मेंबर्स। जिसको जो भी एक्सेस चाहिए, जिसकी जिसके काम की जो भी इंफॉर्मेशन है, उनको हम उस हिसाब से इंफॉर्मेशन डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, एंड फिर हम उसको देखेंगे कि हाउ वी कैन एक्चुअली यूज इट फॉर आवर बिजनेस। ठीक है। अब अगर यहाँ पर देखें, ये भी वही वाली बात है कि इंटरनल चीजों को भी वेयर हाउस का एक्सेस दिया हुआ है और एक्सटर्नल एंड पर भी वेयर हाउस का एक्सेस मौजूद है। ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं कस्टमर की प्रॉफिटेबिलिटी, स्टाफ की एफिकेसी, तो एम्प्लॉय को भी पता होता है कि उसकी क्या परफॉर्मेंस है, कस्टमर कितना हमने प्रॉफिट जनरेट किया है। सप्लायर को उसकी परफॉर्मेंस पता होती है। सप्लायर को हमने एक्सटर्नल में ही काउंट किया है क्योंकि सप्लायर आपके यूजली इंटरनल नहीं होते। ठीक है। देन हमारे मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट कितना है, हमारी वेब स्टैटिस्टिक्स कितनी है, तो ये चीजें कुछ तौर पे एक्सटर्नल चीजें हैं। एंड देन हमारे पास इंटरनल अपने डिपार्टमेंट्स भी हैं। तो इंटरनल डिपार्टमेंट्स के अंदर इंटरनल लोग वेयर हाउस के अंदर डाटा सेव करते हैं और वो डाटा हमारे एक्सटर्नल लोग भी यूज कर रहे होते हैं, इफ यू सी द एरोज। ठीक है। और अगर आप यहां पर भी देखें तो यहां पर एरो नहीं था, बट ये वाली पिक्चर लेने की वजह यह है कि यहां पर एरोज मौजूद हैं। तो इंटरनल लोग वेयर हाउस को मेंटेन करते हैं और वो वेयर हाउस से इंफॉर्मेशन आपके एक्सटर्नल प्लेसेस के ऊपर, आपका जो सप्लायर है, वेंडर है, कस्टमर है, आपके एम्प्लॉयज हैं, उनके पास भी डिस्प्ले पे इंफॉर्मेशन जा रही। ठीक है। नाउ वी हैव अ थर्ड हेडिंग हियर। दीज आर लाइक, आई वुड से इट्स, हम पिरामिड हमेशा से करते हुए आ रहे हैं एफओएम के जमाने से। तो लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है। क्योंकि इन्होंने यहाँ पर मैनेजमेंट हायरार्की का वर्ड यूज किया हुआ है। हायरार्की का मतलब होता है लेवल्स, दैट इज विद पोजीशन। अब अगर आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर आपको तीन टाइप के डेटाबेस के नाम दिए हुए हैं। एक है ईआईएस, एग्जेक्टिव इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये बेसिकली टॉप मैनेजमेंट की इंफॉर्मेशन मेंटेन करता है। ठीक है। टॉप मैनेजमेंट कौन लोग होते हैं? जो स्ट्रैटेजिक प्लानिंग का पार्ट होते हैं, लॉन्ग टर्म के ऊपर 3 to 5 years के लिए टारगेट्स एंड गोल्स को सेट करते हैं। तो एग्जेक्टिव इंफॉर्मेशन सिस्टम, दैट इज विच इंक्लूड्स इंफॉर्मेशन विच इज रिलेटेड विद द टॉप मैनेजमेंट ओनली। ठीक है। फिर आ जाओ मिड मैनेजमेंट पे। मिड मैनेजमेंट पे मैनेजमेंट का काम होता है कंट्रोलिंग एंड टैक्टिकल प्लानिंग का। तो यहाँ पर बेसिकली डीएसएस, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। ठीक है। चैप्टर नंबर 1 के अंदर भी हमने डेटाबेस की टाइप डिसीजन डीएसएस पढ़ा था। ठीक है। डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। और वहां पर एक लाइन लिखी हुई थी, to give you a recall, that the system does not take any decision, but based on systematic reports, the managers can take the decision. ठीक है। I repeat myself, कोई भी डेटाबेस, कोई भी सिस्टम डिसीजन नहीं लेता। डिसीजन ह्यूमन बीइंग एम्प्लॉय लेता है बेस्ड ऑन ऑटो जनरेटेड रिपोर्ट्स बाय द सिस्टम। That means system aids in the decision making, but system itself does cannot take decision. ठीक है। देन हम बात करते हैं थर्ड लेवल पे, जैसे ऑपरेशनल प्लानिंग, दो जो कि हम कहते हैं नॉन मैनेजर लेवल के ऊपर लोग जो होते हैं, उस डेटाबेस को इन्होंने यहाँ पर नाम दिया हुआ है ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम, टीपीएस। अब फॉर एग्जांपल आप किसी बैंक में जाते हैं, कैशियर सामने बैठा हुआ होता है, आप अपना बिल भी पे कर रहे होते हैं, तो दिस इज ऑल्सो टीपीएस, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम। ठीक है। वो आपको एक स्टैंप लगा के या कंप्यूटर जनरेटेड एक नंबर से आपको, क्योंकि सिस्टम थोड़ा कंप्यूटराइज्ड हो गया, ऑटोमेटेड हो गया है, तो मैनुअल स्टैंपिंग नहीं कर रहे होते हैं, अवॉइड कर रहे होते हैं, तो वो आपको सिस्टम जनरेटेड एक स्टैम्प लगा करके दे देते हैं। ठीक है। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ टीपीएस, दैट इज ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम। मूविंग अहेड ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा जी, ये वही बात जो हमने लेवल की बात की है, इसकी थ्योरी यहाँ पर लिखी हुई है। आई वुड रिपीट, स्ट्रेटेजिक के अंदर डिसीजन मेकर्स होते हैं, लॉन्ग टर्म प्लानिंग हो रही होती है 3 to 5 years की, एंड ये यूजुअली टॉप मैनेजमेंट कर रही होती है। ठीक है। इसको हमने नाम दिया था ईआईएस, एग्जेक्टिव इंफॉर्मेशन सिस्टम। देन हम बात करते हैं मैनेजर कंट्रोल की। कंट्रोल के अंदर बेसिकली जो मिड मैनेजर्स होते हैं, वो रिसोर्सेज एलोकेट कर रहे होते हैं, वो डिसीजंस ले रहे होते हैं। तो यहाँ पर डीएसएस, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, डीएसएस डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। देन हम ऑपरेशन लेवल की अगर बात करते हैं, तो डे टू डे ट्रांजैक्शंस को प्रोसेस करना, यहाँ पर डील कर रहे होते हैं वो डे टू डे एक्टिविटीज को, पेटी कैश को,
छोटी ट्रांजैक्शंस होती हैं, छोटी हो या बड़ी हो ट्रांजैक्शंस होती हैं, इनको मॉनिटर करना ऑपरेशन लेवल का काम होता है, एंड दिस इज नोन एज टीपीएस, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम। आगे चलते हैं। हमारे पास दो सिस्टम का नाम और आ रहा है। वन इज नेम्ड एज ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम, ओएस। अच्छा जी, when business seeing rapidly expanding frontliners, companies find the need for solution and can handle the office updates, task, function, information transfer and sharing, etc. फॉर एग्जाम्पल, जैसे अब एक एग्जाम्पल देते हैं आपको। एक छोटा सा पप्पू स्टोर है हमारे गली के कोने पे। अच्छा जी, पप्पू स्टोर आज से 5 साल पहले ना वो मैनुअल बिल बना के घर पे भेजता था और सामान घर पे डिलीवर करता था, और आपको जब टाइम मिलता था आप जाके स्टोर के ऊपर पेमेंट कर देते थे। ठीक है, ये तो मतलब यूजली लोगों का ग्रोसरी का या राशन खरीदने का तरीकेकार यही होता था। ठीक है, देन अब क्या हो गया, इफ यू गो एंड सी द पप्पू स्टोर, वहां पर भी अब क्या है कि बार कोड के थ्रू स्कैन करके जो है वो बिल जनरेट हो रहा है, एंड विद इन फ्यू मिनट्स, रादर देन टेकिंग आवर्स ऑफ राइटिंग, मैनुअल बिल जनरेट करने के, वो मिनट्स में आपको कंप्यूटराइज बिल जनरेट करके दे देता है। तो दिस इज व्हाट, दिस इज ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम। स्ट्रीमलाइन करना किसी भी तरीके से किसी भी फंक्शन को, जब वो जैसे जैसे बिजनेस ग्रो करता जा रहा है आपको ऑटोमेशन पे जाना है। यू कांट डिपेंड ऑन मैनुअल एंट्रीज। ठीक है, सही है। देन हम बात करते हैं ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम को। ये दोबारा हेडिंग आ गई है यहाँ पर, दैट इज ट्रांजैक्शन को प्रोसेस कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम represents the lowest and the most basic use of information within an organization। सबसे जूनियर पोजीशन का ये सॉफ्टवेयर होगा, क्योंकि ये यूजली ऑपरेशनल स्टाफ इस्तेमाल कर रहा होता है, and are integral part of operations of the organization. Essentially, these systems record historic information. They present simple automation and manual system. TPS are vital for the organization as they gather all input necessary for other types of system. Think about how one could generate a monthly sales report for middle management or critical marketing information to senior managers without TPS. अब मजे की बात है, अगर ऑपरेशनल स्टाफ अपनी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड नहीं करेंगे ऑटोमेटेड तरीके से, सो हाउ द मिड मैनेजर्स विल बी टेकिंग सम काइंड ऑफ डिसीजंस। एंड लाइकवाइज, अगर मिड मैनेजमेंट अपने डीएसएस डिसीजंस नहीं ले सकेंगे, सो हाउ EIS, that is executive information system, will work. So you need to understand दिस पिरामिड के टीपीएस का होना जरूरी है। जब टीपीएस होगा तभी डीएसएस हो सकेगा और तभी ईआईएस हो सकेगा। अगर टीपीएस नहीं होगा तो डीएसएस अपनी वर्किंग एंड फंक्शनिंग नहीं कर सकेगा, एंड लाइकवाइज ईआईएस भी अपनी फंक्शनिंग नहीं कर सकेगा। ठीक है, देन हम बात करते हैं मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, MIS। ऑलराइट, अब हम यहाँ पे बात करते हैं मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर। What is management information system? Management information system can be defined as a set of formalized procedures designed to provide managers at all levels with appropriate information from all relevant sources, internal and external, to enable them to make timely and effective decisions for planning and controlling the activities for which they are responsible. Again, I would like to go here. This is the management hierarchy. अब देखिए, ये जो EIS है ये भी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन, MIS है, DSS भी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है, और TPS भी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। हर लेवल के बंदे के पास हर लेवल का डिफरेंट डेटाबेस का एक्सेस है, और वो डेटाबेस उसको हेल्प आउट कर रहा है अच्छे प्रॉफिटेबल बिजनेस डिसीजंस के लिए बेस्ड ऑन एक्यूरेट इंफॉर्मेशन, एंड हर लेवल एक दूसरे से इंफॉर्मेशन शेयरिंग कर रहा है। टीपीएस नहीं होगा तो डीएसएस रिपोर्ट जनरेट नहीं कर सकेगा मंथली सेल्स की। डीएसएस नहीं होगा तो एग्जेक्टिव इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है वो रिसोर्स एलोकेशन एंड बजट एलोकेशन नहीं कर सकेगा। ठीक है, ये मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ आपको। तो यहाँ पर वही बात हो रही है कि MIS हर लेवल के बंदे के पास ऑफिस के अंदर आजकल जरूरत हो गई है, नेसेसिटी हो गई है, चाहे वो इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो, हर बंदे को रेलेवेंट इंफॉर्मेशन विद रिस्पेक्ट टू देयर वर्किंग होना जरूरी है, ताकि डिसीजंस लिए जा सके, प्लानिंग की जा सके, कंट्रोलिंग, यानी अगर इफ यू सी POLC, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग एंड देन कंट्रोलिंग, क्योंकि मैनेजमेंट का काम ही है
दूसरों से काम करवाना, एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट POLC, यूजिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम मींस यूजिंग कंप्यूटर, एंड ऑटोमेशन सिस्टम मींस डेटाबेस। ठीक है। Together, these systems strengthen the operations of a business and include everything from routine data processing, transaction processing activities to decision oriented, and then EIS. Means all three levels are interconnected with each other. MIS reports can be classified by content or time. In terms of content, reports may be number one, comprehensive. Comprehensive का मतलब होता है information जो है वो दुरुस्त और मुकम्मल हो। समरी होनी चाहिए, आपके रिपोर्ट्स के अंदर एक्सेप्शनल एरियाज होने चाहिए। MIS बेसिकली बहुत अच्छी तरीके से रिपोर्ट जनरेट करता है ऑटोमेटेड तरीके से। यू जस्ट हैव टू क्लिक वन बटन एंड द होल मंथ रिपोर्ट विल बी जनरेटेड। हिस्टोरिकल रिपोर्ट्स के अंदर कंपेयरिंग द पास्ट सेल्स इंफॉर्मेशन प्रेजेंट विद द प्रेजेंट वन, एंड हम उसी के हिसाब से फ्यूचर फोरकास्ट एंड बजटिंग भी कर सकते हैं। ठीक है। और आपके स्टेटस रिपोर्ट्स होते हैं, करंट सेल्स कितनी है। प्रिडिक्टिव रिपोर्ट्स आर फ्यूचर फोरकास्ट, मंथ सेल्स या टारगेट सेट करना या बजट एलोकेशन करना। ठीक है। MIS को हम इस्तेमाल करते हैं ये सारे काम करने के लिए। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, बोर्ड मीटिंग्स होती हैं, इन्वेस्टमेंट कहाँ करनी है, टैक्टिकल प्लानिंग्स होती हैं, कौन सी एरिया के अंदर जो है वो हमें प्रोडक्टिविटी जो है वो जनरेट नहीं हो रही है, व्हाट आर द रीजंस, कौन सी टीम्स जो हैं वो अपना आउटपुट एज पर द स्टैंडर्ड नहीं दे रही हैं। ऑपरेशनल प्लानिंग रिक्वायर टाइटली डिफाइंड इंफॉर्मेशन इन डिटेल। Control requires a limited number of performance indices present in such way that the need of action is indicated immediately. जो भी हम वो कंट्रोल के अंदर करेक्टिव मेजर्स लेने हैं, नीड फॉर एक्शन एरियाज नजर आ रहे हैं, एक्शंस क्या होने चाहिए ये भी हमें नजर आ रहा होता है। ठीक है। फिर हम डिसीजंस ले लेते हैं जी। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रोग्राम लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम की अगर हम बात करते हैं, Program Library Management System provides several functional capabilities to facilitate effective and efficient management of the data center software inventory. The inventory may include application and system of software program code, job control statement, and identify resource and process to be performed and processing parameters with direct processing. अब अगर हम बात करते देखिए प्रोग्राम लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम, लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर आप बेसिकली बुक्स की इन्वेंट्री मेंटेन कर रहे होते हैं। कौन सी बुक किस डेट को इशू हुई है, वो कब वापस आएगी। ठीक है। इंटीग्रिटी, ऑनेस्ट इंफॉर्मेशन होना चाहिए। ईच सोर्स प्रोग्राम इज असाइंड मॉडिफिकेशन नंबर, वर्जन नंबर। ईच सोर्स स्टेटमेंट इज एसोसिएटेड विद क्रिएशन डेट, सिक्योरिटी, ओवरऑल प्रोग्राम लाइब्रेरीज, जॉब कंट्रोल, लैंग्वेज सेट। अच्छा देखिए पैरामीटर्स एंड प्रोवाइड ऑल यूजर आईडी एंड पासवर्ड इनक्रिप्टेड डाटा कंप्रेशन फैसिलिटीज। देखें अब यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं, अगर हम देखें कि लाइब्रेरी का कॉन्सेप्ट जो होता है, जो एक लाइन से शेल्फ के अंदर बुक्स रखी हुई होती हैं, इसी तरीके से हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर हम लाइब्रेरी जब मेंटेन कर रहे होते हैं, मींस हम प्रोग्राम डॉक्यूमेंट्स फाइल्स को सेव कर रहे हैं। जिस तरह से हम एक लाइब्रेरी के अंदर एक लाइन से डॉक्यूमेंटेशन को सेव करते हैं, उसी तरीके से सिस्टम के अंदर भी इंफॉर्मेशन जनरेट और सेव की जाती है। उस सिस्टम के अंदर इंटीग्रिटी का मतलब होता है ऑनेस्ट होना चाहिए, दैट इज फ्री फ्रॉम एरर। यूजर आईडी, पासवर्ड ऑथेंटिकेशन के लिए, सिक्योरिटी के लिए होने ही होने चाहिए। और फाइल के अंदर हमारे पास बैकअप होना चाहिए, ताकि अगर वो फाइल किसी भी तरह से अगर करप्ट हो जाती है, वो डेड हो जाती है, वो ऑब्सोलीट हो जाती है, वो क्रैश हो जाती है, तो वी हैव एक्सेस टू द बैकअप फाइल। फिर हम बात करते हैं अपडेशन ऑफ द फाइल। जैसे आप लोग अपना डेटाबेस पे जाते हैं, आप ICMA के एकेडमिक्स डिपार्टमेंट के अंदर, और वहां पर जाकर अपने सेक्शन चेंज करवा रहे होते हैं, DLP से कोचिंग में करवा रहे होते हैं, कोचिंग से DLP में करवा रहे होते हैं, कोई पेपर रुक जाता है उसके री एग्जामिनेशन की फीस सबमिट कराते हैं, तो दिस इज व्हाट यू आर अपडेटिंग द इंफॉर्मेशन। देन रिपोर्टिंग, देखें लिस्ट ऑफ एडिशन, डिलीशन, मॉडिफिकेशन, लाइब्रेरी कैटलॉग, लाइब्रेरी मेंबर, एट्रीब्यूट्स, कॉल फॉर प्रिपेयर्ड मैनेजमेंट एंड ऑडिटर रिव्यू। देखिए हमको रिपोर्टिंग करनी होती है और इंटरनल ऑडिटर के पास हर चीज का, हर रिपोर्ट का एक्सेस होता है। जितने भी काम, जितने भी ट्रांजैक्शंस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हो रहे हैं, आपके ऑडिट डिपार्टमेंट के इंटरनल ऑडिटर के पास उसके रिव्यू के लिए सारी इंफॉर्मेशन का एक्सेस उसके पास होता है। देन इंटरफेस का मतलब होता है लिंक। लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर पैकेजेस में इंटरफेस विद ऑपरेटिंग सिस्टम, जॉब शेड्यूलिंग सिस्टम। अब ये लिंक होना चाहिए। देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज यूज कर रहे हैं आप, शेड्यूलिंग सिस्टम के लिए आप कंट्रोल सिस्टम, ऑनलाइन प्रोग्राम मैनेजमेंट कर रहे हैं, वट एवर द थिंग इज, इंटरफेस मीन्स कनेक्टिविटी।
थिंग्स शुड बी कनेक्टेड, ताकि इंटरफेस होगा, कनेक्टिविटी होगी, तभी स्मूथ वर्किंग होगी बिटवीन जॉब एंड ऑपरेटिंग सिस्टम और एनी अदर ऑनलाइन प्रोग्राम सॉफ्टवेयर। ठीक है, दोनों चीजें एक दूसरे को सपोर्ट करेंगी। फॉर एग्जाम्पल, एप्पल के ऊपर से कोई चीज डाउनलोड करते तो एप्पल का ऐप का प्ले स्टोर अलग है, फिर गूगल प्ले स्टोर हम जैसे एंड्रॉइड वाले यूज करते हैं, हुआई का प्ले स्टोर अलग है। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है, इंटरफेस है। वो ऐप आप डाउनलोड करेंगे तो वो आपको लिंक दे रहा है कि हाउ यू कैन यूज द सेम थिंग यूजिंग डिफरेंट काइंड ऑफ फोन्स एंड ऑपरेटिंग सिस्टम्स। सो आई होप this lecture is clear, and here we end chapter number 3 today. Thank you, Ji.